कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में शेड्यूल 3 में जो प्रोफार्मा दे रखा है बैलेंस शीट से संबंधित, उस प्रोफार्मा का आज अपन अध्ययन करेंगे। ऊपर कंपनी का नाम इसमें दे रखा है एक्सएक्स प्राइवेट लिमिटेड। जो भी कंपनी का नाम है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च इधर 2016 दे रखा है, लेकिन अपने को जो करंट फाइनेंशियल ईयर जिसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका ईयर यहाँ पे लिखना होगा। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं पर्टिकुलर, समझते हो सब जने, नोट नंबर और एज ऑन 31 मार्च 2016 और एज ऑन 31 मार्च 2015। मीन्स यहाँ पर दो कॉलम दे रखे हैं, करंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, लास्ट जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका डाटा। तो दो डाटा यहाँ पर लिखना होगा, अपने को कंपेयर कर सकते हैं इससे। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन में सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगरीज दे रखी हैं, जिसमें पहला है शेयर कैपिटल, फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, और जो थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल में जो करंट ईयर की जो लास्ट शेयर कैपिटल है वो लिखनी है, और इससे संबंधित जो भी नोट है वो अलग से बनाकर नोट नंबर यहाँ पर कॉलम में डालना है। और करंट ईयर की जो कैपिटल है और प्रीवियस ईयर की जो कैपिटल है उन दोनों को यहाँ पर मेंशन करना होगा। बी में दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें जो रिजर्व और सरप्लस आएंगे वह कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, रेवोल्यूशन रिजर्व और शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व। और इसके अतिरिक्त तो और भी रिजर्व हो सकते हैं, अदर रिजर्व। विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी निर्दिष्ट इन्वेस्टमेंट से कोई रिजर्व बनाया जाता है तो उसे फंड कहा जाता है। इसके अलावा सी सेक्शन में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट के अगेंस्ट में अगर कोई प्राप्त हुआ है तो उसे इसमें मेंशन करेंगे। और इसी सेक्शन में अपन लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, या आवंटन लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इन सबका टोटल करने पर टोटल शेयर होल्डर्स फंड प्राप्त हो जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज, ये इससे अपन कहेंगे दीर्घकालीन दायित्व। इसमें भी 3 सेक्शन है। फर्स्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दीर्घकालीन उधार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दीर्घकालीन उधारों में निम्नलिखित को वर्गीकृत किया गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में किस किस को अपन इंक्लूड करेंगे इसमें देखेंगे, बॉन्ड और डिबेंचर्स, टर्म लोन्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर है डिपॉजिट्स और लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। संबद्ध पक्षकारों से ऋण और अग्रिम, लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड अदर लोन एंड एडवांसेज। बोरोविंग्स को आगे और सुरक्षित और असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में क्लासिफाइड करना होगा बोरोविंग्स को आगे। इसके अलावा दीर्घकालीन आयोजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कर्मचारी फायदों संबंधी प्रोविजंस या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अदर कोई प्रोविजंस यदि लॉन्ग टर्म के हो तो उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और इसके बाद लेंगे अपन करंट लायबिलिटीज को। अल्पकालीन उधार, अल्पकालीन उधार को 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें मांग पर प्रतिदेय ऋण, लोन पेबल ऑन डिमांड, बैंक से भी हो सकता है और अदर पक्षकारों से भी इस प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है। इसके अलावा संबद्ध पक्षकारों से ऋण और अग्रिम, लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, और कोई डिपॉजिट्स भी इसमें इंक्लूड हो सकती है और अदर लोन और एडवांस भी इसमें इंक्लूड करेंगे जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत आते हो। उधारों को आगे सुरक्षित और असुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक मामले में सुरक्षा की प्रकृति को प्रत्येक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अलावा यहाँ पर ट्रेड पेबल्स और फिर अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी इंक्लूड करेंगे करंट लाइबिलिटीज में। यह देखते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे करंट मैच्योर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, दीर्घकालीन कर्जों की वर्तमान परिपक्वताएं। तो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में यदि कोई लॉन्ग टर्म लोन परिपक्व या मैच्योर हो रहा है तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस, वित्त पट्टा बाध्यताओं की वर्तमान परिपक्वताएं, और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स, उधारों पर उपार्जित ऐसा ब्याज जो सौद्य नहीं है, और इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स, उधारों पर उपार्जित और सौद्य ब्याज, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कोई इनकम प्राप्त हुई है तो उसको भी लाइबिलिटीज में या करंट लाइबिलिटी में इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और अनपेड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अल्पकालीन आयोजन, इसमें आएगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, और अदर कोई प्रोविजंस हो तो इसको इनमें इंक्लूड किया जाएंगे जो शॉर्ट टर्म से संबंधित हो। इनका टोटल करंट लाइबिलिटीज सेक्शन में टोटल लिखेंगे और टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज इन सबका टोटल करके अपन फिर एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिखना होगा, उसमें सबसे पहले मेंशन करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। फिक्स्ड एसेट्स में यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, जिसमें फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, और फोर्थ है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो अपन देखते हैं टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं। मूर्त संपत्तियां, इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, इसमें आएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, व्हीकल्स और ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर कोई टेंजिबल एसेट्स हो तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा मूर्त संपत्तियों को। इसके बाद में इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां, जिसमें इंक्लूड करेंगे गुडविल, ब्रांड और व्यापार चिन्ह, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, मुख्य शीर्षक और प्रकाशनीय शीर्षक। इसके अलावा माइनिंग राइट्स, खनन अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट एंड अदर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विस एंड ऑपरेटिंग राइट्स, लाइसेंस और फ्रेंचाइजीज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। फिक्स एसेट्स के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, गैर चालू निवेश, इसमें इंक्लूड करेंगे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, संपत्ति निवेश, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड किया जाएगा। दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम में निम्नलिखित को वर्गीकृत किया गया है। इसमें लॉन्ग टर्म लोन में अपन इंक्लूड करेंगे कैपिटल एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रतिभूति निक्षेप, लोन एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज, संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम। इसके अलावा अदर लोन और एडवांसेज को इसमें इंक्लूड करेंगे और इनका टोटल लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में लिखना है अपने को। इसके अलावा अन्य गैर चालू संपत्तियां, अदर नॉन करंट एसेट्स में अपन कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, आस्थगित उधार संबंधी निबंधों पर व्यापार प्राप्तियों को सम्मिलित करते हुए, और अदर कोई नॉन करंट एसेट से संबंधित हो तो उसको इंक्लूड करेंगे, उसकी प्रकृति को निर्दिष्ट करना होगा। और उसके बाद करंट एसेट्स चालू संपत्तियों में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। इन्वेंट्रीज में अपन इंक्लूड करेंगे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स और अदर इन्वेंट्रीज। उसके बाद देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल, व्यापार प्राप्य। ऐसे व्यापार प्राप्य जो उनका
गुड्स इन ट्रांजिट शेल बी डिस्क्लोज अंडर द रिलेवेंट सब हेड ऑफ इन्वेंट्री, और मोड ऑफ वैल्यूएशन शेल बी स्टेटेड, जो भी वैल्यूएशन का मोड है उसको मेंशन करना होगा। उसके बाद देखते हैं अपन ट्रेड रिसीवेबल। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉर पीरियड exceeding 6 months from the date of they are due on payment should be separately stated। और इसमें आएगा अपने ट्रेड रिसीवेबल शेल बी सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड्स और डाउटफुल। इन 3 कैटेगरी में सब क्लासिफाइड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल को, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल। कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शेल बी क्लासिफाइड एज बैलेंस विद बैंक्स, चेक्स, ड्राफ्ट एंड हैंड्स एंड कैश ऑन हैंड और अदर स्पेसिफाइड नेचर। उसके बाद देखते हैं अपन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस शेल बी क्लासिफाइड एज loan and advance to related parties giving detail thereof and other specify the nature. The above shall also be sub-classified as secured, unsecured and doubtful. इन सब का टोटल करंट एसेट्स में लिखेंगे और फिर टोटल सब मेन टोटल लगा देंगे और उससे आएगा अपने पास टोटल एसेट्स।